वेलकम टू एनालिस्ट एस्टिमेट। हमारा मिशन है वॉल स्ट्रीट और मेन स्ट्रीट के गैप को कम करना, कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट रिसर्च को ब्रेक डाउन करके, ताकि आपका काम आसान हो जाए। द फाइन प्रिंट, ये पॉडकास्ट सिर्फ एजुकेशनल एनालिसिस के लिए है, इसे फाइनेंशियल एडवाइस ना समझे। हमारा काफ़ी रिसर्च एआई टूल से आता है और एआई कभी कभी मिस्टेक्स कर सकता है या डेटा इनएक्यूरेट हो सकता है, इसलिए इसे एक बिजनेस एनालिसिस की तरह लें, ना कि डीप कंपनी रिसर्च। इन्वेस्टिंग से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस और रिसर्च जरूर करें। तो आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प और काफ़ी टेक्निकल विषय पर एक गहरी रिपोर्ट है। भारत का एरोस्पेस एंड डिफेंस मतलब A&D प्रिसिजन इंजीनियरिंग सेक्टर। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, लेकिन असल में ये उन कंपनियों की कहानी है जो हवाई जहाज और डिफेंस के लिए बेहद जरूरी एकदम सटीक पुर्जे बनाती हैं। और हमारा काम है इस कहानी को आसान बनाना। ये रिपोर्ट हमें बताएगी कि ये सेक्टर क्यों अचानक इतना अहम हो गया है, इसके बड़े खिलाड़ी कौन हैं, राइट। और सबसे जरूरी बात, भविष्य में इनके लिए क्या अवसर है और क्या चुनौतियां। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रिपोर्ट की शुरुआत में कुछ बड़े नाम दिए गए हैं: आजाद इंजीनियरिंग, रोसेल टेक्सिस, यूनिमेक एरोस्पेस, और साथ में MTR टेक्नोलॉजीज और पेरिस डिफेंस का भी जिक्र है। तो क्या हम इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं आज? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, MTR और पेरिस डिफेंस बेशक इस सेक्टर के बड़े नाम हैं, पर उनका फोकस काफी हद तक घरेलू स्पेस प्रोग्राम्स जैसे इसरो और न्यूक्लियर सेक्टर पर है। आज जो रिपोर्ट हमारे पास है उसका फोकस उन 3 कंपनियों पर है जो ग्लोबल एरोस्पेस OEMs के लिए सीधे पुर्जे बनाती हैं, यानी बोइंग, एयरबस और जनरल इलेक्ट्रिक जैसे नामों के लिए। बिल्कुल। इनका बिजनेस मॉडल और इनकी चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं। तो आज हम आजाद, रोसेल और यूनिमेक की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। समझ गया। तो ये वो कंपनियां हैं जो ग्लोबल स्टेज पर खेल रही हैं। तो ये A&D प्रिसिजन इंजीनियरिंग आखिर है क्या? आसान शब्दों में ये क्या बनाते हैं? आसान शब्दों में कहें तो ये वो पुर्जे बनाते हैं जहां गलती की गुंजाइश 0 होती है। इन्हें मिशन क्रिटिकल पार्ट्स कहते हैं। मिशन क्रिटिकल? हाँ, सोचिए, एक जेट इंजन का ब्लेड जो हजारों RPM पर घूम रहा है, या फिर एक मिसाइल का कंट्रोल सिस्टम। अगर वो फेल हो गया तो नतीजा भयानक हो सकता है। तो ये कंपनियां ऐसे ही 0 डिफेक्ट पुर्जे और सब असेंबली बनाती हैं। तो जाहिर है कि इनके ग्राहक भी बहुत बड़े होंगे। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं बोइंग, एयरबस, जनरल इलेक्ट्रिक, रोल्स रॉयस की। दुनिया के सबसे बड़े नाम। जी, ये दुनिया के सबसे बड़े ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये कंपनियां सिर्फ ग्राहक नहीं, बल्कि एक तरह से पार्टनर की तरह काम करती हैं। इनकी पूरी वैल्यू चेन बहुत मजबूत है। वैल्यू चेन से आपका क्या मतलब है? इन्हें कच्चा माल कहाँ से मिलता है? इनका कच्चा माल कोई आम लोहा या स्टील नहीं होता। ये आता है ग्लोबल सुपर अलॉय प्रोड्यूसर्स से, जो टाइटेनियम या इनकोनेल जैसे एक्सोटिक अलॉयज बनाते हैं। एक्सोटिक अलॉयज, ये क्या होता है? ये वो मटेरियल हैं जो 1400 डिग्री सेल्सियस के एक्सट्रीम तापमान पे भी अपना आकार और अपनी मजबूती बनाए रखते हैं। अच्छा। आप जेट इंजन के अंदर की गर्मी का अंदाजा लगाइए। साथ ही अब मेक इन इंडिया के तहत सनफ्लैग जैसी भारतीय मिलें भी इन्हें खास तरह का स्टील सप्लाई कर रही हैं। तो पूरी सप्लाई चेन धीरे धीरे भारत में बन रही है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, मेक इन इंडिया, ग्लोबल क्लाइंट्स, लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। इस सेक्टर में वो क्या चीजें हैं जो रात को इनके CEOs को जगाए रखती होंगी? मतलब सबसे बड़े जोखिम या हेडविंड्स क्या हैं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहाँ 3 बड़ी चिंताएं हैं। पहली है जियोपॉलिटिकल डिपेंडेंसी। ओके। इन कंपनियों का लगभग 92% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, खासकर अमेरिका से। 92%? जी। इसका मतलब अगर कल अमेरिका कोई नया ट्रेड टैरिफ लगा दे तो इनका बिजनेस सीधे तौर पर प्रभावित होगा। यानी पूरी तरह से विदेशी नीतियों पर निर्भरता। जी। और दूसरी चिंता? दूसरी है कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन। अक्सर इनका पूरा का पूरा रेवेन्यू सिर्फ 3-4 बड़े ग्लोबल OEMs पर टिका होता है। अच्छा। इससे होता यह है कि मोल भाव की सारी ताकत ग्राहक के हाथ में चली जाती है। वो अपनी शर्तें मनवा सकते हैं। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती है वर्किंग कैपिटल लॉकअप। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इनका पैसा बहुत लंबे समय तक बिजनेस में फंसा रहता है। रिपोर्ट के मुताबिक इनका कैश कन्वर्जन साइकिल 100 से 600 दिनों तक का हो सकता है। 600 दिन? बाप रे! मतलब सामान बेचने के बाद अपना पैसा वापस पाने में लगभग 2 साल लग सकते हैं।
ये तो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, इसीलिए कैश फ्लो मैनेजमेंट इस सेक्टर में सबसे बड़ा खेल है। लेकिन अगर इतनी चुनौतियां हैं तो फिर इसमें इतनी तेजी क्यों दिख रही है? जरूर कुछ बड़े अफसर मतलब टेलविंड्स भी होंगे। हाँ, और वो अवसर इन चुनौतियों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। पहला तो है मेक इन इंडिया और सरकार का डिफेंस पर फोकस। राइट। सरकार ने साफ कह दिया है कि आधुनिकीकरण बजट का 75% हिस्सा अब घरेलू कंपनियों से ही खरीदा जाएगा। ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है। और दूसरा शायद वो है जिसके बारे में हम सब आजकल सुन रहे हैं, चाइना +1। एग्जैक्टली, ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट। दुनिया की बड़ी कंपनियां अब सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहती और भारत इसका सबसे बड़ा लाभार्थी है। रिपोर्ट में एक शानदार उदाहरण है एयरबस अपने भारतीय सप्लायर्स की संख्या 50 से बढ़ाकर 120 करने जा रही है। 50 से 120, वाह। ये सीधा सीधा इन कंपनियों के लिए बिजनेस है। और तीसरा है कमर्शियल रिकवरी। कोविड के बाद लोग फिर से हवाई यात्रा कर रहे हैं। एयरलाइंस रिकॉर्ड संख्या में नए विमान ऑर्डर कर रहे हैं। सही। इससे नए पार्ट्स की मांग तो बढ़ ही रही है, साथ ही पुराने विमानों के मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी MRO का काम भी आसमान छू रहा है। तो अगर किसी को सेक्टर पर नजर रखनी है तो किन चीजों को ट्रैक करना चाहिए? रिपोर्ट किन मैट्रिक्स पर फोकस करने को कहती है? देखिए, आंकड़ों के लिहाज से सबसे जरूरी है ऑर्डर और बुक टू बिल रेशियो। अच्छा। यानी कंपनी के पास कितने ऑर्डर हैं और वो कितनी तेजी से उन्हें पूरा कर रही हैं। इसके अलावा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और एसेट टर्नओवर भी देखने चाहिए। ठीक है। लेकिन इस सेक्टर में असली कहानी आंकड़ों में नहीं बल्कि क्वालिटेटिव फैक्टर्स में छिपी है। क्वालिटेटिव फैक्टर्स जैसे कि इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जिसे हम मोट कहते हैं। पहला मोट है 30 से 48 महीने का लंबा वेंडर क्वालिफिकेशन साइकिल। 3 से 4 साल? जी, यानी बोइंग या एयरबस का सप्लायर बनने की प्रक्रिया में ही 3 से 4 साल लग जाते हैं। कोई नई कंपनी रातों रात आकर इन्हें टक्कर नहीं दे सकती। और दूसरा है NAD कैप सर्टिफिकेशन। एक मिनट, ये NAD कैप क्या है? क्या ये किसी ISO सर्टिफिकेशन जैसा है? आप इसे ISO का सुपर एडवांस्ड वर्जन समझ सकती हैं, लेकिन सिर्फ एरोस्पेस के लिए। अच्छा। ये खास प्रक्रियाओं जैसे वेल्डिंग, हीट ट्रीटमेंट या कोटिंग के लिए एक बेहद मुश्किल ऑडिट होता है। दुनिया में बहुत कम कंपनियों के पास ये सर्टिफिकेशन है और इसके बिना आप सीधे OEM को सप्लाई नहीं कर सकते। ये क्वालिटी का गोल्ड स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ये तो हो गई एंट्री की बाधाएं। लेकिन एक बार आप बिजनेस में आ गए उसके बाद भी तो जोखिम होंगे। जरूर होंगे। पहला है एग्जीक्यूशन रिस्क। ये कंपनियां अपनी क्षमता को 10 गुना तक बढ़ा रही हैं। इतना बड़ा विस्तार मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। देरी या लागत बढ़ने का खतरा हमेशा बना रहता है। और दूसरा है टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन। भविष्य में 3D प्रिंटिंग जैसी तकनीकें शायद पारंपरिक मशीनिंग की जगह ले लें। हालांकि ये एक लंबी अवधि का जोखिम है। और तीसरा सबसे गंभीर है सर्टिफिकेशन मोट रिस्क। मतलब अगर कोई कंपनी अपना Tier 1 स्टेटस या 0 डिफेक्ट का वादा पूरा नहीं कर पाती और क्वालिटी में कोई गड़बड़ होती है तो उसे तुरंत वेंडर लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। इस बिजनेस में दूसरी गलती का मौका नहीं मिलता। जाहिर है, इतने जोखिम और इतनी जटिलता है तो मुनाफा भी अच्छा होता होगा। इन कंपनियों के मार्जिन कैसे हैं? मार्जिन प्रोफाइल काफी मजबूत है। इनके ग्रॉस मार्जिन्स 69% तक जा सकते हैं, जो कि बहुत ऊंचा है। 69%? जी, इसकी वजह है काम की तकनीकी जटिलता। EBITDA मार्जिन भी 30% से 48% के बीच रहता है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है। क्या? जब कोई नया प्रोडक्ट बनता है तो उसके शुरुआती सैंपल अप्रूवल साइकिल के दौरान मार्जिन पर काफी दबाव आता है। तो ये तो हुई पूरे सेक्टर की बात। अब जरा इन कंपनियों के अंदर झांक कर देखते हैं। रिपोर्ट इन तीनों आजाद, रॉसेल और यूनिमेक को एक दूसरे से अलग कैसे बताती है। शुरुआत आजाद इंजीनियरिंग से करते हैं। बिल्कुल। आजाद इंजीनियरिंग एक Tier 1 सप्लायर है। मतलब ये सीधे ग्लोबल OEMs को माल बेचते हैं। इनका असली मोट, जैसा हमने एक्सोटिक अलॉयज की बात की थी, उसी पर काम करने का गहरा ज्ञान है। अच्छा। इनका खास काम है रोटेटिंग 3D एयरफॉइल्स बनाना। ये जेट इंजन के दिल की धड़कन की तरह होते हैं, सबसे जरूरी पुर्जों में से एक। और रॉसेल टेक्सास? रॉसेल एक प्योर प्ले A&D सप्लायर है। मतलब इनका पूरा फोकस सिर्फ इसी सेक्टर पर है। बिल्कुल। इनकी खासियत है इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंटरकनेक्ट सिस्टम यानी EWIS बनाना। आप इसे किसी हवाई जहाज का पूरा नर्वस सिस्टम समझ सकते हैं। नर्वस सिस्टम, अच्छा। और इनके पास
45 से ज़्यादा NADP ऑडिटेड प्रोसेस है जो इनकी तकनीकी गहराई को दिखाता है। तो आजाद इंजन के गर्म हिस्सों पर काम करता है और रॉसल नर्वस सिस्टम पर। यूनिमेक इस तस्वीर में कहाँ फिट होता है? यूनिमेक का काम और भी अलग है। ये हाई मार्जिन एरो टूलिंग में माहिर है। टूलिंग मतलब ये वो खास उपकरण और डाई बनाते हैं जिनसे एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनते हैं। समझ गया। इनका मोट है ग्लोबल OEMs के साथ इनका ग्रीन चैनल पार्टनर स्टेटस। इसका मतलब है कि इनके बनाए टूल्स पर OEMs को इतना भरोसा है कि वो बिना क्वालिटी जांच के सीधे अपनी असेंबली लाइन पर इस्तेमाल कर लेते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब जरा आंकड़ा पर आते हैं। नंबर्स क्या कहानी बताते हैं? मार्केट कैप के हिसाब से यूनिमेक, जो कि करीब 15,027 करोड़ की है, सबसे बड़ी है। ओके। मार्जिन के मामले में भी यूनिमेक ही लीडर है, जिसका ग्रॉस मार्जिन लगभग 70% और ईबिटा मार्जिन 48% है। ये शानदार है, लेकिन रिपोर्ट में पी रेशियोज का भी जिक्र है जो मेरे होश उड़ा रहे हैं। रॉसल का 113x और आजाद का 95 से 99x। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? ऐसा लगता है कि बाजार ने मान लिया है कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता। आपका शक बिल्कुल जायज है। ये वैल्यूएशंस दिखाते हैं कि बाजार को इन कंपनियों से भविष्य में असाधारण ग्रोथ की उम्मीद है। ये बहुत प्रीमियम वैल्यूएशंस है। और आपकी चिंता को और बढ़ाएगी एक और बात। रिपोर्ट के मुताबिक तीनों कंपनियों का फ्री कैश फ्लो यानी FCF नेगेटिव है। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है? इसका मतलब तो ये हुआ कि बिजनेस चलाने में जितना पैसा आ रहा है उससे ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है या सामान में फंसा हुआ है। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब यह है कि भले ही ये कंपनियां कागज पर मुनाफे में दिख रही हों, लेकिन उनके हाथ में कैश की भारी कमी है। और ये सीधे सीधे उसी 600 दिन वाले वर्किंग कैपिटल साइकिल से जुड़ा है। एग्जैक्टली, जिसके बारे में हमने बात की थी। हालांकि आजाद की ऑर्डर बुक विजिबिलिटी 12 गुना है, जो दिखाता है कि भविष्य के ऑर्डर बहुत मजबूत है। ठीक है, तो अब इस सारी जानकारी को जोड़ते हैं। रिपोर्ट में कुछ बहुत दिलचस्प सिनेरियोज दिए गए हैं। मान लीजिए कि चाइना +1 की रणनीति और तेज हो जाती है, तो किसे सबसे ज्यादा फायदा होगा? उस सिनेरियो में रिपोर्ट का मानना है कि आजाद इंजीनियरिंग को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनके बनाए एयरफॉइल्स की तकनीक को कॉपी करना बेहद मुश्किल है। ये एक यूनिक स्ट्रक्चरल प्ले है। और अगर इसका उल्टा हो जाए, मान लीजिए अमेरिका में इंपोर्ट टैरिफ बढ़ जाते हैं, तब तो तीनों ही बुरी तरह प्रभावित होंगी। लेकिन रॉसेल टेक्सास शायद सबसे ज्यादा स्थिर रहे। वो क्यों? वजह यह है कि वो F-16 फाइटर जेट या अपाची हेलीकॉप्टर जैसे लंबी अवधि के मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा है। इन प्रोग्राम्स में एक बार कोई सप्लायर फाइनल हो जाए तो उसे बदलना लगभग नामुमकिन होता है। स्विचिंग कॉस्ट्स बहुत ज्यादा होती हैं। अच्छा, एक और घरेलू सिनेरियो लेते हैं। अगर भारत में न्यूक्लियर पावर का विस्तार होता है, यहाँ यूनिमेक एरोस्पेस एक छुपा रुस्तम साबित हो सकता है। उन्होंने NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए 800 करोड़ से ज्यादा की बोलियां लगाई हैं। 800 करोड़? जी, अगर उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं तो उनकी एरोस्पेस एक्सपोर्ट पर निर्भरता कम होगी और उनका बिजनेस काफी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। रिपोर्ट में इन सब को समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार उपमा दी गई है, एक हाई स्टेक स्पेशलाइज्ड सर्जरी यूनिट की। हाँ, वो इस पूरे सेक्टर को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। सोचिए, एक बहुत ही जटिल हार्ट सर्जरी चल रही है। इस सर्जरी में आजाद इंजीनियरिंग दिल के वो महत्वपूर्ण वाल्व यानी एयरफॉइल्स बना रहा है, जहां जरा सी भी खामी जानलेवा हो सकती है। राइट। रॉसेल टेक्सास मरीज के पूरे नर्वस सिस्टम मतलब वायरिंग को संभाल रहा है और यूनिमेक एरोस्पेस वो खास सर्जिकल उपकरण यानी एरो टूलिंग बना रहा है जिनके बिना सर्जरी हो ही नहीं सकती। और सर्जन यानी बोइंग या एबस? सर्जन एक बार सर्जरी का डिजाइन फाइनल करने के बाद दिल के वॉल्व या नर्वस सिस्टम को आसानी से नहीं बदल सकता, क्योंकि मरीज यानी एयरक्राफ्ट की जान दांव पर है। यह इस सेक्टर के हाई स्विचिंग कॉस्ट्स और गहरे मोड्स को बहुत अच्छे से समझाता है और ये हमें इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े सवाल पर लाता है। ये तो साफ है कि इन कंपनियों के पास जबरदस्त तकनीकी बढ़त है, ग्लोबल अवसर हैं, लेकिन लंबे वर्किंग कैपिटल साइकिल के कारण उनकी वित्तीय सेहत पर हमेशा एक तलवार लटकी रहती है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये कंपनियां सिर्फ हाईटेक वर्कशॉप है जो अपने ग्राहकों के पेमेंट साइकिल पर निर्भर है, या फिर ये सच में इनोवेटर्स हैं? जब तक ये अपनी कैश फ्लो की समस्या को नहीं सुलझाती, क्या इनका इतना ऊंचा वैल्यूएशन जायज है या ये निवेशकों के लिए एक पीएच है? ट्यून इन करने के लिए थैंक्स। याद रखें, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मिलते हैं अगली बार। वेलकम टू एनालिस्ट एस्टिमेट। हमारा मिशन है वॉल स्ट्रीट और मेन स्ट्रीट के गैप